हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 8 की एक्सरसाइज 11.2 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस की करेंगे। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है, एक तरफ तो आपकी वैल्यू घटती रहती है, ठीक है, और दूसरी तरफ आपकी वैल्यू इंक्रीज होती रहती है, मतलब बढ़ती रहती है, ठीक है। एक तरफ वैल्यू डिक्रीज होगी और दूसरी तरफ इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम इनवर्स इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। डायरेक्ट इनवर्स क्या होता है, इसमें या तो आपकी दोनों वैल्यूज बढ़ेंगी या फिर दोनों ही वैल्यूज आपकी घटेंगी, ठीक है। दोनों वैल्यूज इंक्रीज होंगी या फिर दोनों ही वैल्यूज डिक्रीज होंगी, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। चलिए तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट का इसमें 5 पार्ट्स हैं, तो कर लेते हैं। द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब, ठीक है। कोई जॉब है, मतलब कोई भी वर्कर्स काम करते हैं, कोई आप उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है किसी चीज़ का, उसको उन्हें बनाना है, ठीक है। उस या फिर आप ये मान सकते हो कि एक बिल्डिंग है आपके पास, ठीक है। इस तरह से एक बिल्डिंग है और वर्कर्स को ये बिल्डिंग कंप्लीट करनी है, ठीक है। इस बिल्डिंग को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वर्कर्स, सबसे पहले हमें ये पता चल गया नंबर ऑफ वर्कर्स इसमें लगेंगे एंड द टाइम, और टाइम कितना लगेगा इस बिल्डिंग को बनाने में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग एक टेबल बना लेंगे, ठीक है, इसको समझने के लिए। सबसे एक और चीज बता देती हूँ मैं आपको, इनवर्स वाली जो भी प्रॉपर्टीज होंगी जिसमें इनवर्स प्रोपोर्शन लगेगा, उसमें टारगेट जो होगा वो फिक्स होगा। आपको जर्नी दे दी तो वो भी फिक्स होगी, आपको कोई काम दे दिया जाए वो भी फिक्स होगा। हम लोग तो सपोज वर्कर हो गए, ठीक है, वर्कर हो गए और टाइम हो गया, ठीक है। सपोज अगर मैं बोलूं कि 40 वर्कर इस बिल्डिंग को एक दिन में बना देते हैं, 1 डे में, या डे लिख देती हूँ, मतलब ये आपको बस एक समझाने के लिए है। अगर 40 वर्कर है और वो एक दिन में इस पूरी बिल्डिंग को बना देते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि वर्कर सिर्फ 20 रह जाए, अगर सिर्फ 20 वर्कर हों तो इस बिल्डिंग को कितने दिन में बनाएंगे, तो नॉर्मल सी बात है 2 डेज में बनाएंगे। अगर वर्कर 10 रह जाए तो इस बिल्डिंग को कितने दिन में बनाएंगे, तो ये बनाएंगे 4 डेज में, ठीक है। इसी तरह अगर वर्कर 5 रह जाएं तो इस बिल्डिंग को कितने डेज में बनाएंगे, 8 डेज में, ठीक है। मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट सेम होता है। जैसे 40 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 40 आएगा, 20 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तब भी 40 आएगा, 10 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तब भी 40 आएगा, और 5 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तब भी 40 आएगा, ठीक है। फर्स्ट तो ये हो गया। नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि देखिए, वर्कर्स की जो काउंटिंग है, वर्कर्स जो है वो कम होते जा रहे हैं। पहले 40 थे, फिर 20, फिर 10, फिर 5, तो कम हो रहे हैं। वर्कर्स जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो डेज हैं 1, 2, 4, 8, जैसे जैसे वर्कर डिक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे जो टाइम है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हमारा प्रोपोर्शन लग रहा है, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इनवर्स इनवर्स लग रहा है, तो यहाँ पे आप यस लिख दोगे, ठीक है, यस। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट इसमें दे रखा है द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। कोई जर्नी है जो कंप्लीट करनी है, मतलब आप कहीं जा रहे हो, अपने गांव जा रहे हो सपोज, ठीक है, अपने घर जा रहे हो, अपने गांव जा रहे हो, ठीक है। तो वहां आप चल रहे हो किसी यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हो गया सेम स्पीड से, मतलब 40 की स्पीड है आपकी, 50 की स्पीड है, सेम स्पीड से चल रहे हो, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी देर में कितनी कवर होगी, ठीक है। अगर फिर से यहाँ पे टेबल बना के देख लेते हैं, ठीक है। तो मतलब इसमें टाइम को यूनिफॉर्म नहीं बोला गया, सॉरी, इसमें स्पीड जो है वो सेम है, मतलब कितना भी दूर चले जाए सेम स्पीड में चलेंगे, लेकिन जर्नी इसमें फिक्स नहीं है, मतलब आप जितना चलोगे उतना ही जर्नी क्रॉस करोगे, ठीक है। तो सपोज अगर ये 1 घंटे चलते हैं, सपोज 1 आर के लिए चलते हैं, यहाँ एच आर कर देते, यहाँ पर आर कर देते, जो टाइम है वो पर आर है, ठीक है। अगर 1 घंटे चलते हैं तो वो कितने डिस्टेंस कवर करता है, सपोज 20 किलोमीटर वो कवर कर लेता है। जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में 20 किलोमीटर कवर कर रहा है। अगर वो 2 घंटे
2 आवर्स जर्नी कंप्लीट करते हैं तो वो कितने किलोमीटर चले जाएंगे? 40 किलोमीटर चले जाएंगे। अगर वो 3 आवर्स कंप्लीट करते हैं तो कितने चले जाएंगे? ये कितने चले जाएंगे फिर? 60 चले जाएंगे, है ना। और 4 आवर्स कर लेते हैं तो 80 चले जाएंगे, है ना। 20 20 20 ऐसे तो होगा। अब आप इसमें एक चीज नोटिस कर रहे हो, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ रही है, ठीक है। मतलब अगर टाइम इंक्रीज हो रहा है तो आपकी डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड लग जा रहा है, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब क्या ये इनवर्स प्रॉपर्टी है? तो आप यहाँ पे नो लिख दोगे कि नो, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड द क्रॉप्स हार्वेस्टेड, ठीक है। कोई एरिया है, मतलब कोई किसान है, उसके पास खेती करने के लिए वो खेती करता है तो वो कितनी क्रॉप्स उगा लेगा, ठीक है। तो इसमें भी हम टेबल बना के चेक करेंगे। सपोज ये हो गया एरिया और ये हो गई क्रॉप, ठीक है। क्रॉप हम टन के अकॉर्डिंग लेते हैं, टन के अकॉर्डिंग लेंगे क्रॉप, ठीक है। और एरिया हम ले लेंगे एकड़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये बस समझाने के लिए। सपोज उसके पास 1 एकड़ जमीन है, ठीक है। तो वो कितने टन क्रॉप्स उगा रहा है? सपोज वो 1 टन क्रॉप्स ले रहा है। 1 एकड़ जमीन में वो 1 टन क्रॉप्स उसकी हार्वेस्टेड हो जा रही है, ठीक है। अगर उसके पास 2 एकड़ जमीन है तो 2 टन होगा, 3 एकड़ जमीन होगी तो 3 टन होगा, 4 एकड़ जमीन होगी तो 4 टन होगा। मतलब यहाँ भी एरिया भी बढ़ता जा रहा है और क्रॉप्स भी सेम टू सेम इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ भी दोनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं। इसका मतलब एरिया इंक्रीज हो रहा है और क्रॉप्स भी इंक्रीज हो रही है। तो ये भी कौन सा मेथड हो गया? ये भी हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे नो, इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है, ये देखिए, नेक्स्ट आ जाती है द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल, ठीक है। मीन्स यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे, फिक्स जर्नी, जहां भी फिक्स साइन आ जाता है ना, फिक्स जर्नी हमें क्रॉस करनी है। मतलब सपोज यहां से लेके आपको यहां तक जाना है, बस ये है आपकी फिक्स जर्नी, ठीक है। इसमें दे रखा है कि आपको टाइम, कितना टाइम लगेगा, कितनी और कितने किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। स्पीड क्या होगी जाने की? सपोज यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है, ठीक है। बस हमें इसी को कवर करना है, ठीक है। तो अगर यहां भी हम टेबल बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहां पे हो गया हमारा स्पीड, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस तो पता ही है कि 100 किलोमीटर कवर करनी ही करनी है, ठीक है। ये स्पीड हो गई हमारी और ये हो गया हमारा टाइम। स्पीड हो, टाइम होगी आवर्स के अकॉर्डिंग और स्पीड होगी किलोमीटर पर आवर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर वो 100 किलोमीटर पर आवर्स के अकॉर्डिंग चलता है तो वो कितनी देर में पहुंच जाएगा? 1 घंटे में। अगर वो 50 किलोमीटर पर आवर्स के अकॉर्डिंग चलता है तो वो कितनी देर में पहुंचेगा? 2 आवर्स में। अगर वो 25 किलोमीटर पर आवर्स के अकॉर्डिंग चलेगा तो वो पहुंचेगा 4 आवर्स में, ठीक है। और इसी को ही हम ले लेते हैं। तो अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर्स के अकॉर्डिंग चलेगा तो वो कितनी देर में पहुंचेगा? 10 आवर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे कि स्पीड जैसे जैसे कम हो रही है टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या है? स्पीड आपकी डिक्रीज हो रही है और आपका टाइम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये कौन सा हो गया? इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। सपोज एक कंट्री है जिसकी जो एरिया है वो एक नॉर्मल सीमित एरिया होगा, मतलब फिक्स एरिया होगा कि ये कंट्री है और इस कंट्री को इतना एरिया दिया गया, ठीक है। अब यहाँ भी हम टेबल से देखेंगे कि पर पर्सन को कितना एरिया मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया पर स्क्वायर के अकॉर्डिंग, पर स्क्वायर, ठीक है।
और यहाँ पे हम लिखेंगे पीपल, ठीक है, पीपल्स लिख लेंगे यहाँ पे। तो अगर मैं मान लूँ कि 100 स्क्वायर मीटर है, सपोज ये जो कंट्री है इसकी इसकी जो स्पेस है, एरिया है, वो 100 स्क्वायर मीटर है। अगर उस कंट्री में सिर्फ एक ही इंसान है और कोई है ही नहीं, तो एक इंसान को कितना मिलेगा रहने के लिए? 100 स्क्वायर मीटर मिलेगा। अगर वहां पे 2 पर्सन पहुंच गए तो फिर पर पर्सन को 50 मीटर मिलेगा रहने। किलोमीटर लिखना चाहिए मुझे एक्चुअली यहाँ पे, किलोमीटर, ठीक है, मीटर थोड़ी ना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, अगर हमारा दिया जाए, अगर सपोज यहाँ पे 4 पीपल आ जाए तो फिर कितने कितने एरियाज मिलेगा सबको? सबको मिलेगा 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर पर पर्सन मिलेगा, ठीक है। और अगर 10 आ जाए, 10 पीपल आ जाए, तो पर पर्सन को 10 किलोमीटर का एरिया मिलेगा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ भी आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे, जैसे जैसे एरिया कम होता जा रहा है, पीपल की काउंटिंग इंक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ पे एरिया तो डिक्रीज हो रहा है और पीपल्स की काउंटिंग जो है वो इंक्रीज हो रही है ना। तो यहाँ पे ये कौन सा हो गया? इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ 1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वल अमाउंट amongst the winners. Complete the following table and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of the winners. ठीक है, तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ द विनर्स दे रखे हैं और प्राइज बोला गया है कि 1 लाख रुपए को आपको इन विनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर एक ही विनर है तो उसको पूरा का पूरा 1 लाख रुपीज मिल जाएगा। लेकिन अगर टाई वो 2 विनर हो गए तो वही 1 लाख वो 2 पीपल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब 2 विनर्स को दे देंगे, तो 50,000 बैठेगा, ठीक है। इसी तरह वो बोल रहे हैं अगर 4 विनर्स होंगे तो कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पर विनर को कितना मिलेगा। 5 विनर होंगे तो कितना मिलेगा पर विनर को। 8 विनर होंगे, 10 विनर होंगे और 20 विनर होंगे तो पर विनर को कितना अमाउंट दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए कर देते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फोर्थ, यहाँ पे इसको ए बोल देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी, डी और ई, इस तरह से कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम आंसर में लिखेंगे लेट द विनर प्राइज, लेट द प्राइज for each winner each winners be, हम यहाँ ले लेंगे A, B, C, D, E, ठीक है। तो यहाँ भी आप लिख लीजिए A, B, C, D एंड E, ठीक है। और यहाँ पर हम एक और चीज देख रहे हैं कि विनर्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 इंक्रीज हो रहा है। और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है वो 1 लाख है, 50,000 है, ठीक है। तो प्राइस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और जब हम इनकी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट सेम आ रहा है। देखो 1 की मल्टीप्लाई 1 लाख से करेंगे तो 1 लाख आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 50,000 से करेंगे तो 1 लाख आएगा, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ winners and number of prize are in inverse relation, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट, या तो आप फर्स्ट ले लीजिए क्योंकि यहाँ पे गिवन दे रखा है, ये भी गिवन है आपको, ये भी गिवन है, ठीक है, दोनों गिवन है। तो आप दोनों में से कोई सा भी प्रोपोर्शन ले, ये भी ले सकते हैं आप, ये भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं कर दे रही हूँ 1 मल्टीप्लाई 1 लाख
ठीक है। इस बार मैं ले रही हूँ ये वाला ए वाला, इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई ए, क्योंकि इनमें मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो ए यही रहेगा हमारा और 4 इसके डिवाइड में चला जाएगा अपॉन 4। 4 से इसको कट कर दो तो ये कट हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20 और 1 2 3, मतलब 25,000 ए इज इक्वल्स टू, मतलब 4 प्लेयर्स 4 अगर विनर होते हैं हमारे तो कितना लगेगा आपको, तो ये लग जाएगा यहाँ पे, मैं नीचे लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, 25,000 रुपीज ईच को मिलेगा 25,000। ठीक है, नेक्स्ट इसका देख लेते हैं को कितना प्राइस दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी हम सेम करेंगे, हम 1 अपॉन, आप 1 की मल्टीप्लाई लाख में भी कर सकते हैं या फिर दोनों को ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही गिवन है हमें, ये भी हमें गिवन है और ये भी हमें गिवन है। ठीक है, तो आपको जिसको लेना चाहे ले सकते हैं, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका बी इस तरह से लिख देती हूँ। ठीक है, सेकेंड वाले का, तो सबसे पहले हम लेंगे 2 मल्टीप्लाई 50,000 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बी। ठीक है, तो बी हमारा यही रहेगा, बी यही रहेगा और 5 जो है वो बी की मल्टीप्लाई में, इसलिए 5 जब इस साइड आएगा तो अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 50,000 अपॉन 5। ठीक है, 5 से इसको कैंसिल कर देंगे तो बचेगा यहाँ पे 10,000। 10,000 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी तो बी इज गर्ल्स टू 20,000 आ जाएगा। ठीक है, तो b की वैल्यू हमारी आ गई 20,000, तो आप यहाँ पे इसको लिख देंगे 20,000। ठीक है, आप c करेंगे, हम c में देखिए, c में जो विनर्स है वो 8 हैं, तो ईच विनर्स को कितना प्राइस मिलेगा। ठीक है, तो 8 का भी निकाल लेते हैं, तो सेम जो हमें गिवन है पहले हम वो लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 50,000 इज इक्वल्स टू, सी में क्या था, 8 विनर्स थे। ठीक है, तो सी को यहीं रहने देंगे हम और 8 को इसके डिवाइड में ले जाएंगे अपॉन 8। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से 8 को हम डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 से हम 50,000 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा, वहाँ स्पेस कम है, तो 4 1 जा 4 और 1 आ गया कैरी तो 10 हो गया है, तो 4 2 जा 8, फिर 2 आ गया कैरी, 4 5 जा 20 और 2 0, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12,500। ठीक है, तो आप टेबल में लिख लेंगे 12,500। नेक्स्ट टेबल, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 12,500। ठीक है, नेक्स्ट आपका है विनर 10 है तो कितना प्राइस ईच को पड़ेगा, तो देखिए अगर 10 विनर्स हैं, ठीक है, सॉरी पहले तो हम जो हमारा गिवन है उसको लिखते हैं, 50,000 इज इक्वल्स टू 10 विनर्स हैं और हमने डी माना है कि डी प्राइज मिलेगा। ठीक है, 10 को डिवाइड करने में चला जाएगा ये 50,000 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, तो डी की वैल्यू कितनी होगी, 5 2 जा 10 और पीछे 0 0 0, तो डी इज इक्वल्स टू 10,000, ईच विनर को 10,000 रुपीज मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ईच विनर को मिल रहे हैं 10,000 रुपीज। ठीक है, अब अगर विनर 20 हो गए तो कितने प्राइस मिलेगा, चलिए तो ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सेम पहले गिवन जो हमें दे रखा है 50,000 और 20 विनर्स हैं अगर तो कितना प्राइस मिलेगा, तो 2 मल्टीप्लाई 5 है यहाँ पे, 0 0 0 अपॉन 20, 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और यहाँ ई लिख दीजिए, तो ई इजकल्स टू 5,000 रुपीज ईच विनर को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपकी टेबल कंप्लीट हो जाती है। एक बार टेबल देख लेते हैं, ये हो गया आपका 5,000, सॉरी यहाँ आएगा 5,000। देखिए अगर एक ही विनर होता है तो 1 लाख मिलेंगे, 2 विनर होंगे 50,000 मिलेंगे, 4 विनर्स होंगे 25,000 मिलेंगे, 5 विनर्स होंगे 20,000 मिलेंगे,
8 विनर्स होंगे 12,500 रुपीज़ मिलेंगे, 10 विनर्स होंगे तो 10,000 मिलेंगे और 20 विनर्स होंगे तो 5,000 ईच मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स, ही वॉन्ट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक्स in such a way that the angle between any pair of consecutive spokes are equal. Help him by completing the following table. ठीक है, तो इसमें एक व्हील बनाए गए हैं जिसमें स्पोक्स लगाए हुए हैं और उसको इक्वली डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे कि आपके क्वेश्चंस में दिया गया हो। ठीक है, अब ये टेबल बनाई गई है, इसमें बताया गया है कि अगर उसने 4 स्पोक्स लगाई हैं तो ईच जो एंगल बन रहा है उनके 2 स्पोक्स के बीच में जो एंगल बन रहा है बिटवीन एंगल वो 90 डिग्री का है। ठीक है, अगर 6 स्पोक्स लगाई गई है तो एंगल 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है वो कि अगर 8 स्पोक्स लगाए जाए तो कितना एंगल बनेगा, अगर 10 स्पोक्स लगाए जाए तो एंगल कितने का बनेगा, 12 स्पोक्स लगाए जाए तो एंगल कितने का बनेगा, ये बताना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये पता करना है कि ये इनवर्स वाला है कि डायरेक्ट वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे नंबर ऑफ स्पोक्स 4, 6, 8, 10, 12, मतलब इंक्रीज हो रहा है नंबर। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल आ रहा है 90 के बाद जस्ट आ रहा है 60, तो ये डिक्रीज होंगे जहाँ तक है ना, डिक्रीज होंगे ना, क्योंकि ये 90 है ये 60 है, उससे कम आएगा उससे कम आएगा, तो ये डिक्रीज हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन। चलिए तो अब हमने ये बता दिया कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब हम लोग करेंगे जो गिवन है उनमें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर मैं ले लेती हूँ 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री का कर लेती हूँ मैं, और हमें निकालना है 8। अगर 8 स्पोक्स लगाई जाती हैं तो क्या एंगल निकलेगा, तो मैं यहाँ पे ए लिख लेती हूँ। ठीक है, हम टेबल में भी ए लिख लेते हैं, टेबल में हम लिख लेते हैं ये ए, बी एंड सी। ठीक है, तो इसी को हम प्रूव करेंगे। तो a इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई, तो जो 8 है वो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, 4 से 8 कटा 2, 2 से 90 कटेंगे 45। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 45 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब टेबल में यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनेगा, ईच एंगल 45 डिग्री का बनेगा 2 स्पोक्स के बिटवीन में। नेक्स्ट आ जा रहा है आपका, अगर 10 स्पोक्स हैं आपके पास तो फिर कितना एंगल बनेगा, तो इसमें 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बी। ठीक है, तो बी को हम ऐसे रहने देंगे, मल्टीप्लाई 90 अपॉन 10 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 9 4 जा 36 डिग्री, तो बी की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। तो यहाँ पे कितनी डिग्री आ गई, 36 डिग्री ईच। ठीक है, मतलब अगर 10 स्पोक्स हम व्हील में लगाते हैं तो ईच एंगल 36 डिग्री का बनेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर 12 स्पोक्स लगाई जाए तो सेम पहले गिवन ले लेते हैं हम। ठीक है, 12 स्पोक्स लगाई जा रही हैं तो कौन सा एंगल बनेगा। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू सी, 4 3 जा 12 और 3 से हम 90 को कैंसिल कर देंगे तो 30, मतलब 30 डिग्री का एंगल बनेगा अगर हम 12 स्पोक्स यूज करते हैं। तो यहाँ आ गया आपका कितने डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, तो बस ये आपकी टेबल कंप्लीट हो गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ही आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर्स आपको देने हैं। तो सबसे पहले देखा, आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल्स formed between the pair of consecutive spokes in inverse proportion। तो जो भी स्पोक्स लगाई गई हैं और उनके जो एंगल्स हैं, जो भी आपको टेबल दी गई है, क्या वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो हम बोलेंगे यस दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, जो कि हमने पहले ही देख लिया था कि वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक ऑन अ व्हील विद 15 स्पोक्स। ठीक है, तो अगर व्हील एक बनाया जाए जिसमें 15 स्पोक्स लगाए जाए तो कितना एंगल बनेगा, ईच एंगल कितने का बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो गिवन था वो था 9
4 मल्टीप्लाई 90 इज इक्वल्स टू, अगर हमने 15 स्पोक्स लगाई और हमने जो एंगल है उसको आप x मान लीजिए, ठीक है, तो x इजकल्स टू 4 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 15, तो 15 की टेबल पड़ी है कि 90 आ जाए, तो 15 6 जा 90, 6 4 जा 24, तो 20 डिग्री का एंगल बनेगा एक, अगर हमारी स्पोक्स 15 लगती हैं। नेक्स्ट है आपका, हाउ मैनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इज 40, ठीक है, अगर 40 डिग्री के एंगल बनाता है, मतलब कोई व्हील है जिसकी स्पोक्स 40 डिग्री के एंगल बनाती है, तो कितनी स्पोक्स यूज होंगी, ठीक है, तो अगर 40 डिग्री का एंगल बनाती है तो 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री इज इक्वल्स टू, स्पोक्स हमारी कितनी है पता नहीं, तो स्पोक्स हम x मान लेते हैं और डिग्री कितना हो गया 40 डिग्री, ठीक है, तो स्पोक्स नहीं रहेंगी और ये 40 डिग्री जो है वो इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो 90 अपॉन 40, ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो कितना बचा 9, x इजकल्स टू 9, मतलब कितने स्पोक्स बनाएंगी 9 स्पोक्स, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 10, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्पोक्स इक्वल टू 9 स्पोक्स यूज होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, they will get 5 sweet each. How many would each get if the number of the children is reduced by 4? ठीक है, अगर एक स्वीट का बॉक्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है 24 चिल्ड्रन में और पर बच्चे को 5 स्वीट्स मिल रही हैं, ठीक है, अगर वो जो बच्चे हैं 24 उसमें से अगर 4 बच्चे रिड्यूस कर दिए जाएं तो पर बच्चे को कितनी स्वीट मिलेंगी, वो ये बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए तो निकाल के देख लेते हैं कितनी स्वीट्स मिलेंगी। तो सबसे पहले हम लोग इस तरह से टेबल बना लेंगे एक, ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड नंबर ऑफ स्वीट। तो अगर जो हमें गिवन है 24 चिल्ड्रन है तो ईच चिल्ड्रन को कितनी स्वीट्स मिल रही हैं, 5 स्वीट मिल रही है ईच चिल्ड्रन, ठीक है। और उसने बोला है कि जो चिल्ड्रन है अगर उसमें से 4 रिड्यूस कर दिया जाए, मतलब 24 अगर मतलब चिल्ड्रन है उसमें से 4 अगर हम रिड्यूस कर देते हैं तो हमें मिलते हैं 20 चिल्ड्रन। 20 चिल्ड्रन है तो कितनी स्वीट्स पर चिल्ड्रन को मिलेंगी, तो ये हमें नहीं पता, तो हम इसे x मान लेते हैं, ठीक है। आंसर, नंबर ऑफ चिल्ड्रन ज्यादा है तो स्वीट्स पर चिल्ड्रन कम मिलेगी, अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम है तो पर स्वीट पर चिल्ड्रन ज्यादा मिलेगी, है ना। तो ये कौन सा हो गया, मतलब अगर चिल्ड्रन कम हो रहे हैं ज्यादा हो रहे हैं तो स्वीट कम हो रही हैं, और अगर चिल्ड्रन कम हो रहे हैं तो स्वीट ज्यादा हो रही हैं, ठीक है। तो ये कौन सा रूल है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन का है। तो यहाँ एक्चुअली वीडियो पॉज हो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला वीडियो कब पॉज हुई, ठीक है। तो इस तरह से 24 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, तो हम यहाँ पे डिवाइड लेंगे तो x इजकल्स टू हमारा 6 आया, ठीक है। तो हेंस ईच चिल्ड्रन गेट 6 स्वीट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अ फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 animals in his cattle for 6 days. How long would the food last if there were 10 more animals in his cattle? ठीक है, फार्मर है उसके पास 20 एनिमल्स को खिलाने के लिए 6 दिन के लिए फूड है कि 6 दिन तक वो 20 एनिमल्स को खाना खिला सकता है, लेकिन अगर बोल रहे हैं 10 एनिमल्स और ऐड हो जाए उसमें, मतलब 20 की जगह 30 एनिमल्स हो जाए तो वो कितने दिनों तक खाना खिला पाएगा, मतलब उसके पास कितना फूड है, ठीक है। तो फूड तो फिक्स है, ना ज़्यादा है ना कम है, फिक्स फूड है, ठीक है। अब उसको ज़्यादा एनिमल्स खाएंगे तो कम डे चलेगा और कम एनिमल्स खाएंगे तो ज़्यादा दिनों तक चलेगा, है ना। तो सबसे पहले हम इसकी टेबल बना देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से टेबल बना ली, 20 एनिमल्स हैं तो फूड चल रहा है 6 डेज, और अगर 20 में हमने 10 और ऐड कर दिए तो हो गया 30 एनिमल्स हैं तो वो कितने दिन फूड खाएंगे, तो हमने उसको मान लिया x। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, क्योंकि लेट
द नंबर ऑफ डेज बी एक्स। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इनवर्स है या फिर कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा है ये, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे अगर 20 एनिमल्स है तो फूड ज़्यादा दिन तक चलेगा, एनिमल्स बढ़ गए तो फूड नॉर्मल सी बात है कम दिन तक चलेगा। तो यहाँ बोलेंगे नंबर ऑफ एनिमल्स आर इंक्रीजिंग and number of days are decreasing। ठीक है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 20 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई एक्स। हमें वैल्यू निकालनी है कितने दिनों तक, 30 एनिमल्स के लिए फूड चलेगा, तो एक्स यहीं रह जाएगा। 20 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 30। ठीक है, तो 6 5 जा 30 और 5 से इसको कट करेंगे तो 5 4 जा 20। ठीक है, तो कितने डेज तक चलेगा, एक्स इजकल्स टू 4 डेज तक चलेगा। ठीक है, तो फूड हमारा चला 4 डेज तक, तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फूड, सॉरी नंबर ऑफ फूड क्यों बोले, नंबर ऑफ डेज 4। ठीक है, तो 4 डेज का तक फूड चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अ कंडक्टर एस्टिमेट दैट 3 person could rewire Jashminder's house in 4 days. If he used 4 person instead of the 3, how long should they take to complete the job? ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसने 3 पर्सन लगाए हैं जसमिंदर के हाउस को के वर्क को कंप्लीट करने के लिए, जिसमें लगते हैं 4 डेज। अगर वही 4 पर्सन लगा दे जसमिंदर के हाउस को कंप्लीट करने के लिए तो कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके लिए टेबल बना लेते हैं। पहले 3 पर्सन है तो वो 4 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, और अगर 4 पर्सन होंगे तो कितनी डेज में कंप्लीट करेंगे, तो इसको हम एक्स मान लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ डेज बी एक्स, persons are increasing and days are decreasing, so relation is inverse proportion। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम करेंगे 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, मतलब इसकी मल्टीप्लाई डेज से, पर्सन की मल्टीप्लाई मतलब डेज से करनी है, तो एक्स हम ऐसे ही रहने देंगे, और 3 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, 3 आ गया एक्स इक्वल्स टू। ठीक है, मतलब कितने दिन लगेंगे हमें, हैंस यहाँ पे 3 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। हैंस द नंबर ऑफ डेज इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। A batch of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. If the same batch is packed using 20 bottles in each box, how many boxes would be filled? ठीक है, इसमें यह है कि 25 बॉक्सेस दिए गए हैं जिसमें पर बॉक्स में आपको 12 बोतल फिल करनी है, मतलब एक नंबर ऑफ बोतल्स हैं। ठीक है, आपको 25 बॉक्सेस दे दिए गए हैं और पर बॉक्स में आपने 12 बोतल फिल कर दी हैं। ठीक है, तो सारा जो आपका माल था वो खत्म हो गया बोतल्स का। अब अगर वो बोल रहे हैं कि नहीं, एक बॉक्स में आप 20 बोतल डालिए, अभी आपने 12 बोतल डाली थी एक बॉक्स में, वो बोल रहे हैं नहीं 20 बोतल पर बॉक्स में डालनी है, तो अब बताओ कितने बॉक्सेस फिल होंगे। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, बोतल ज़्यादा डालेंगे एक बॉक्स में तो बॉक्स कम यूज़ होंगे, है ना, बॉक्स की क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस अगर 25 बॉक्सेस हैं तो पर बॉक्स में हम 12 बोतल डाल, 25 बॉक्सेस हैं तो 12 बोतल ईच बॉक्स में जा रही हैं, और अगर 20 बोतल्स ईच बॉक्स में जाती हैं तो कितने बॉक्सेस लगेंगे ये बताना है।
तो सबसे पहले हमें लेट कर लेते हैं और ये पता कर लेते हैं कि इनवर्स है या डायरेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने किया लेट दी नंबर ऑफ बॉक्सेस बी एक्स ले लिया हमने। उसके बाद रिलेशन हमने देखा कौन सा रिलेशन है, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस आर डिक्रीजेस एंड नंबर ऑफ बोटल्स आर इंक्रीजेस, सो दी रिलेशन आर इनवर्स प्रोपोर्शन। क्योंकि इससे हमें ये पता चल जाएगा ना कि इन दोनों को डिवाइड कर एक दूसरे के मल्टीप्लाई में रखना है या फिर डिवाइड में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे इनवर्स है तो हम दोनों मल्टीप्लाई में रखेंगे। तो 25 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई 20 यही रहेगा हमारा। और x हमारा सॉरी 20 क्यों रहेगा यहाँ पे x रहेगा। ठीक है, और जो 20 है वो डिवाइड में जाएगा, तो 25 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 20। ठीक है, तो 2 से सबसे पहले 5 से कर लेते हैं, 5 से इजी हो जाएगा ना। 5 से करेंगे तो 5 4 जा 20 होता है और 5 5 जा 25 हो जाता है। अब 4 से हम 12 को डिवाइड कर सकते हैं, 4 3 जा 12 हो जाएगा, तो ये 15, तो x इक्वल्स टू 15 आ गया। इसका मतलब हमारे कितने बॉक्सेस लग गए, 15 बॉक्सेस। तो यहाँ लास्ट में आप आंसर लिख देंगे कि हैंस द नंबर ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, 15 बॉक्सेस लग गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ फैक्ट्री रिक्वायर्ड 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल इज in 63 days. ठीक है, how many machines would be required to produce the same number of article in 54 days? ठीक है, आर्टिकल से मतलब किसी को ऑर्डर मिलता है ना कपड़े बनाने का या कोई भी मतलब एक प्रोडक्ट मिलता है सामान बनाने के लिए, प्रोडक्शन कंपनी को। ठीक है, अगर उसके पास 42 मशीन्स हैं और जो ऑर्डर है वो 63 डेज में कंप्लीट हो जाता है, अगर वही ऑर्डर बनाना है और वो बोल रहा है जो जिसको चाहिए वो ऑर्डर जिसने दिया था वो बोल रहा है 54 डेज में हमें दो, तो उन्हें कितनी मशीन्स लगानी पड़ेंगी? ज़्यादा मशीन लगानी पड़ेंगी, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि उन्हें जल्दी ऑर्डर चाहिए कंप्लीट करना है। तो इसकी टेबल बना लेते हैं। तो नंबर ऑफ मशीन हमारे पास है 42 और डेज है 63। ठीक है, नंबर ऑफ मशीन नहीं पता क्या है तो हमने एक्स मान ली, और नंबर ऑफ डेज कितने डेज में कंप्लीट करके देना है, 54 डेज में सेम प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ मशीन्स बी एक्स, number of machines are increasing and number of days are decreasing, so the relations are inverse proportion. ठीक है, तो यहाँ पे हम 42 मल्टीप्लाई 63 इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई 54। ठीक है, x यही रहेगा और 54 डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, ये गया। अब ये 9 से कट हो जाएगा, 9 6 जा 54 होता है और 9 7 जा 63 होता है। ठीक है, इन दोनों की अब 6 इसको कट कर लीजिए, तो 6 5 जा 6 6 जा 36, 6 7 जा 42। ठीक है, तो 7 की मल्टीप्लाई 7 से हो जाएगी 49, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, 49। तो यहाँ पे आप आंसर में लिख देंगे हैंस द नंबर ऑफ मशीन इज इक्वल्स टू 49। 49 मशीन की नीड होगी वो प्रोडक्ट कंप्लीट करने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, अ कार टेक्स 2 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जो 2 घंटे ट्रेवल करके, जिसकी स्पीड, उस कार की स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग वो चल रही है और वो 2 घंटे में अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है। अगर वही कार उस कार की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग चले तो वो कितने जल्दी, कितने आवर्स में वो कहाँ पहुंच जाएगी, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो जो हमें गिवन है वो है स्पीड है, अगर 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड है तो टाइम लगता है 2 आवर्स। ठीक है, और अगर 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड है तो फिर कितना टाइम लगेगा, तो हमने ले लिया कि x टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड टाइम बी x आवर्स। अब हमें ये देखना है कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो आप एक चीज़ देखेंगे, जो हमारी डेस्टिनेशन है वो सपोज 100
किलोमीटर की डिस्टेंस पे, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, तो डेस्टिनेशन हमारी फिक्स है, ठीक है। अगर आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हैं तो 2 घंटे लगते हैं, मतलब 2 आवर्स लगते हैं। और अगर 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाते हैं तो नॉर्मल सी बात है 2 आवर्स से तो कम ही लगेगा, स्पीड क्योंकि ज़्यादा है ना, तो 2 आवर्स से कम लगेगा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है तो आपका टाइम जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन। Speed of car is increasing and time is decreasing. So the relations are इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। चलिए तो इनवर्स प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो हमें इनवर्स प्रोपोर्शन इसलिए निकालना होता है क्योंकि यहाँ पे दोनों की मल्टीप्लाई होती है। अगर इनवर्स प्रोपोर्शन आपका होता है तो 60 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 80 मल्टीप्लाई एक्स। एक्स को हम यहीं रहने देंगे और जो हमारा 80 है वो कहाँ चला जाएगा, जो हमारा 80 है वो चला जाएगा डिवाइड में। तो 60 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 80, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 2 से अगर हम इसको कट करेंगे तो ये आएगा 4, ठीक है। मतलब 6 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। ये भी 2 से कट हो जाएगा तो 3 बचेगा, ये भी 2 से कट हो जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। मीन्स एक्स इज इक्वल्स टू आ गया 3 अपॉन 2। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको अगर डिवाइड करते हो 1 अपॉन 2 मीन्स 1 आवर एंड 1 आवर 30 मिनट, ठीक है। तो या फिर आप डायरेक्ट लिख दो कि हैंस द रिक्वायर टाइम इज 1 अपॉन 2 आवर्स, ठीक है। तो 1 अपॉन 2 आवर्स में वो पहुंच जाएगा। चलिए 10 क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है 2 पर्सन कुड फिट न्यू विंडो इन अ हाउस इन 3 days, ठीक है। 2 पर्सन है जो कि किसी न्यू विंडो को फिट कर रहे हैं एक हाउस में जिसमें उन्हें 3 days लग रहे हैं, ठीक है। वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड, हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ, ठीक है। एक पर्सन बीमार हो गया तो नॉर्मल सी बात है वो काम पे नहीं आएगा। ओनली 2 पर्सन ही थे जिसमें से एक बीमार हो गया तो बच्चा एक ही, तो एक पर्सन वो काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, सबसे पहले तो ये, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि हाउ मैनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 day। और अगर एक ही दिन में वो पूरी विंडो लगानी है तो कितने पर्सन्स और चाहिए काम करने के लिए, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन एक साथ दे दिए। सबसे पहले हम इसकी टेबल बना लेंगे। तो इस तरह से टेबल बनाएंगे। आप लोग इस टेबल को क्वेश्चन के जस्ट नीचे बना लेना, क्योंकि मैंने नीचे बनाई हुई है, आपको सबसे पहले टेबल ही बनानी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पर्सन, सबसे पहले नंबर ऑफ पर्सन कितने थे, 2 थे, और वो कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे थे, 3 days में काम कंप्लीट कर दे रहे थे, ठीक है। फिर अब क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि एक जो है वो बीमार हो गया, मतलब 2 में से 1 चला गया तो बचा सिर्फ एक पर्सन उस काम को कितने दिन में करेगा तो पता ही नहीं है, तो हम इसे एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं जिसका घर है वो कह रहे हैं नहीं मुझे काम एक ही दिन में चाहिए। अगर वो 1 day में ही सारा काम कराता है तो कितने पर्सन लगेंगे उस विंडो को फिट करने के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये पता करते हैं कि ये इनवर्स है या फिर डायरेक्ट है, ठीक है। तो देखिए अगर 2 पर्सन काम कर रहे हैं तो 3 days लग रहे हैं, ठीक है। अगर 1 पर्सन काम कर रहा है तो नॉर्मल सी बात है कि डेज ज़्यादा लगेंगे, मतलब यहाँ पर्सन कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, और डेज क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ डेज इंक्रीज होंगे, है ना, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन डिक्रीजिंग, नंबर ऑफ डेज इंक्रीजिंग हो रहे हैं, तो यहाँ पर रिलेशन कौन सा आ रहा है, इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। तो अब आप अपनी टेबल में देखना, तो 2 × 3, क्योंकि जो ये हमें गिवन है नंबर ऑफ पर्सन एंड नंबर ऑफ डे की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और नेक्स्ट है हमारा 1 पर्सन और मल्टीप्लाइड बाय एक्स, क्योंकि एक्स डेज हमें पता ही नहीं कितने डेज हैं, तो एक्स को हम यही रहने देंगे, और 1 की मल्टीप्लाई एक्स से हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा।
3 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी तो 6 हो जाएगा। मीन्स कितने डेज लग रहे हैं? 6 डेज लग रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिख देंगे हैंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज 6। ठीक है। नेक्स्ट इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमने y माना है क्योंकि 1 डे में काम कंप्लीट करना है। तो यहां भी सेम हम कर लेंगे कि 2 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि ये हमें गिवन है। ठीक है। और y मल्टीप्लाई 1। ठीक है। तो y की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो y ही रह जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा 6। यहां भी y इक्वल्स टू 6 आया, लेकिन यहां पे क्या है? पर्सन्स की नीड है। हैंस द रिक्वायर पर्सन कितने हो जाएंगे? 6 पर्सन रिक्वायर होंगे अगर आपको एक दिन में काम करवाना है। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। 11 क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ स्कूल हैज 8 पीरियड्स इन अ डे, ईच ऑफ 45 मिनट्स ड्यूरेशन. हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज 9 पीरियड्स अ डे, assuming the number of school hours to be the same. ठीक है। स्कूल आवर्स सेम है, मतलब सेम टाइम पे स्कूल मतलब जाना है और स्कूल से वापस आना है सेम टाइम। लेकिन पहले 8 पीरियड्स लगते थे और 45 मिनट्स का ईच पीरियड होता था, लेकिन अब पीरियड 9 लगने लगे। तो नॉर्मल सी बात है, जो टाइम होगा वो पर पीरियड का डिक्रीज हो जाएगा। सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। तो नंबर ऑफ पीरियड इसमें दे रखे हैं 8। तो अगर 8 पीरियड्स हैं तो पर पीरियड कितना टाइम लगेगा? 45 मिनट लगेंगे। पर पीरियड लिख देती हूँ। ठीक है, पर पीरियड। और अगर 9 पीरियड लगते हैं तो फिर पर पीरियड कितना टाइम जाएगा? तो इसको मैंने x मान लिया। ठीक है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे। तो लेट द रिक्वायर्ड ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड बी x। ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं कि जैसे जैसे पीरियड्स बढ़ रहे हैं, इनके टाइम जो होता है वो कम हो जाएगा, ड्यूरेशन टाइम कम हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी एक इनवर्स हो गया। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे number of period are increasing and number of duration time per period are decreasing, so the relations are inverse proportion. ठीक है। ये आपको लिखना जरूरी है, जिससे ये पता चल जाएगा कि आपको ये पता है कि इनवर्स है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे? 8 मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई एक्स। एक्स को यही रहने देंगे, 8 मल्टीप्लाई 45 अपॉन 9। ठीक है। 9 5 जा 45, 8 5 जा 40। तो जो ड्यूरेशन टाइम है वो कितना हो जाएगा? 40 मिनट्स का हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आप लास्ट में हैंस द रिक्वायर ड्यूरेशन ऑफ पीरियड इज इक्वल्स टू 40 मिनट्स। ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया है और आपकी एक्सरसाइज 11.2 एंड चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है 11। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।